हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज की कक्षा में उपस्थित हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है कारक, हम लोग कारक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक की 2 कक्षाओं में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का अध्ययन किया है। आज हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा तृतीया विभक्ति। आज हम सभी लोग तृतीया विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीया विभक्ति का अध्ययन आरंभ करते हैं। तृतीया विभक्ति कारक क्या होता है? करण कारक। करण कारक का सर्वप्रथम सूत्र है साधक तमम करणम। इसकी परिभाषा या अर्थ क्या होता है इसको भी जानते चलते हैं। किसी कार्य को करने में कर्ता जिससे क्रिया को सिद्ध करने में सहायता लेता है, अर्थात किसी कार्य को करने में जिसकी सहायता ली जाती है वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करने में जब हम किसी वस्तु की सहायता लेते हैं जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को करते हैं, तो उस सहायक जो साधक वस्तु है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात करण कारक होकर के तृतीया विभक्ति हो जाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। अब यहाँ लिखने की बात की जाती है कि यहाँ लिखा जा रहा है, लेकिन किससे लिखा जा रहा है? तो यहाँ कलम से लिखा जा रहा है। जैसे कोई करता है, यानी कि मैं करता हूँ और लिखना क्रिया है, लेकिन जिसकी सहायता से लिख रहे हैं। किसकी सहायता से लिख रहे हैं? तो कलम की सहायता लेकर के लिखा जा रहा है। तो इस कलम में करण कारक होकर के तृतीया विभक्ति हो जाती है। क्या हो जाएगा? करण कारक होकर के तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कलम से अर्थात जो कलम है वो लिखने में सहायक वस्तु है। सहायता जैसे कि हमने अभी अर्थ में भी जाना कि जिसकी सहायता लेता है, यानी कि किसी कार्य को करने में जो वस्तु सहायक होती है उस सहायक वस्तु में करण कारक होकर के तृतीया विभक्ति हो जाती है। चलिए इसको संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो मैं, जैसा कि मैं की संस्कृत हम सभी लोग जानते हैं क्या होती है? अहम। कलम से लिखता हूँ। अब कलम से लिखा जा रहा है, कलम सहायक वस्तु है, तो कलम में कारक हो गया हमारा करण। कौन सा कारक हो गया? करण कारक हो गया। तो करण कारक होने से हम इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगा देंगे। तो राम के जब हम रूपों को देखते हैं, हम लोगों ने जैसे कि कल की कक्षा में राम के रूप का अध्ययन किया था, तो राम के रूप में तृतीया विभक्ति एक वचन में बन जाता है हमारा रामेण। क्या बनता है? रामेण बनता है। उसी प्रकार पुस्तक में पुस्तकेन बन जाता है। क्या बन जाता है? पुस्तकेन। ठीक है। तो पुस्तक और राम के अनुसार जब हम तृतीया विभक्ति के रूपों को देखते हैं तो यहाँ हमारा रूप क्या बन जाएगा? कलमेन। क्या रूप बनेगा? कलमेन। तृतीया विभक्ति, क्योंकि कलम एक है तो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? कलमेन। और मैं लिखता हूँ, तो अहम के अनुसार लिखता हूँ, लिख धातु के साथ जब अहम उत्तम पुरुष, मैं एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिखामी। क्या रूप बन जाएगा? लिखामी। एक बार पुनः देख लेते हैं कि मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं अहम कलम से लिखता हूँ। कलम सहायक वस्तु है, इसलिए करण कारक, करण कारक अर्थात तृतीय व्यक्ति रूप बन जाता है कलमेन। कलमेन लिखता हूँ, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो लिख धातु के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे, क्या हो जाएगा? लिखामी। अहम कलमेन लिखामी। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि बालक गेंद से खेलता है। बालक गेंद से खेलता है। अब यहाँ बालक खेल रहा है, लेकिन किसकी सहायता से खेल रहा है? तो वह गेंद की सहायता से
खेल रहा है। किसकी सहायता से खेल रहा है? गेंद की सहायता से खेल रहा है। तो इस गेंद की सहायता से खेलने के कारण गेंद में करण कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण कारक, अर्थात तृतीया विभक्ति। करण कारक होकर तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो बालक की संस्कृत बालकः, गेंद से खेलता है, तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन लगाएंगे तो कंदुकेन, खेलता है, बालक एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, वाक्य हमारा बन जाएगा क्रीडति। तो बालकः कंदुकेन क्रीडति। सभी को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। तृतीय विभक्ति का द्वितीय सूत्र है, तृतीय विभक्ति करण कारक का दूसरा सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, सह, साकम और सार्धम तीनों सह के योग में प्रयोग किए जाते हैं और इनका अर्थ क्या होता है? साथ। क्या अर्थ होता है? साथ अर्थ होता है। तो सह, साकम, सार्धम इन तीनों का अर्थ होता है साथ। जब किसी के साथ जाया जाता है अथवा जब किसी के साथ मिलकर कोई कार्य किया जाता है तब वहां तृतीया विभक्ति होती है। पुनः देख लेते हैं। सह युक्ते अप्रधाने, सह के युक्त होने पर जो अप्रधान होता है अर्थात जो मुख्य नहीं होता है, गौड़ होता है। क्या होता है? मुख्य ना होकर के जो गौड़ होता है, अप्रधान, जैसा कि यहाँ लिखा है ना अप्रधाने। अप्रधाने अर्थात जो प्रमुख नहीं है, क्या है? गौड़ है। इस गौड़ में तृतीया विभक्ति सह के युक्त होने पर इस गौड़ व्यक्ति में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति होती है। अर्थ समझ में आ गया होगा। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? जैसे राम के साथ सीता बन गई। राम के साथ सीता बन गई। अब यहाँ सीता बन गई, लेकिन किसके साथ गई? तो राम के साथ। यहाँ जो राम है वो अप्रधान है। यहाँ यह तो बताया जा रहा है कि सीता बन गई, लेकिन राम जो है, राम के साथ गई, यहाँ जो राम है वह क्या है? अप्रधान है, अर्थात गौड़ है। इसके कारण से, गौड़ होने के कारण इस राम के साथ जाने से सह के योग में राम में तृतीया विभक्ति हो जाती है। राम के रूपों का अध्ययन किया। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप हमारा बनेगा रामेण। साथ के लिए सह भी लगा सकते हैं, साकम भी लगा सकते हैं, सार्धम भी। तो हमने सह। सीता बन गई, सीता स्त्रीलिंग एक वचन है तो उसमें विसर्ग या ऐसी कोई विभक्ति नहीं लगती है। सीता प्रथमा विभक्ति एक वचन में सीता ही रूप बनेगा। तो सीता बन गई अर्थात बन को गई, तो बन में द्वितीय विभक्ति और गई भूतकालिक क्रिया है तो क्या हो जाएगा? अगच्छत। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। श्याम मोहन के साथ विद्यालय जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि श्याम विद्यालय जाता है। यह तो मुख्य है कि जो श्याम है वो क्या कर रहा है? विद्यालय जा रहा है। श्याम विद्यालय जा रहा है, लेकिन किसके साथ जाता है? तो वह मोहन के साथ विद्यालय जाता है। तो मोहन प्रधान ना होकर के गौड़ है, क्योंकि श्याम जाता है विद्यालय यह बताया जा रहा है, लेकिन किसके साथ जा रहा है? तो मोहन के साथ जा रहा है। मोहन यहाँ पर प्रधान ना होकर के क्या हो जाता है? गौड़ हो जाता है। इसलिए इस मोहन में ही, क्योंकि हमने अभी जैसे कि सूत्र में भी पढ़ा सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग होने पर, इस सह से युक्त होने पर जो अप्रधान होता है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो वाक्य बनाएंगे। श्याम अर्थात श्यामः मोहन के साथ, मोहन में तृतीय विभक्ति लगाएंगे मोहनेन, साथ के लिए सह, विद्यालय जाता है तो विद्यालयम जाता है गच्छति। श्यामः मोहनेन सह विद्यालयम
गच्छति। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र हम पढ़ते हैं तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति करण कारक सूत्र नंबर 3 क्या है? ये नांग विकारः। ये नांग विकारः। ये न माने जिसके, अंग माने अंगों में, विकार माने होती है कमी, कि जब किसी के अंग में कोई विकार अर्थात कमी दिखाई देती है तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर है कि जब किसी के अंगों में कोई विकार, विकार कहते हैं कमी या दोष, अर्थात जिसके अंगों में कोई कमी हो, अपंगता हो, तब ये न माने जिसके अंगों में विकार कमी हो या दिखाई देती है तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण यथा वह आंख से काना है। वह आंख से काना है। अब यहाँ किसी व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वह काना है। अब कानापन कहाँ होता है? नेत्र में। तो आंख से काना है, इसलिए उसके आंख में क्या है? कमी है, विकार है। विकार होने के कारण जो विकारवाचक शब्द अर्थात जो जिन अंगों में विकार होता है उन अंगवाचक शब्दों में ही क्या हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? वह के लिए सह आंख से काना है, क्योंकि जो काना होता है वो एक आंख से होता है, इसलिए तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा, क्या हो जाएगा? नेत्रेण। काना अर्थात काणः अस्ति। सह नेत्रेण काणः अस्ति। क्लियर हो गया होगा? एक और उदाहरण समझ लेते हैं, अगर कोई समस्या हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन लंगड़ा है क्योंकि जो पैर होता है उसमें विकार होने पर ही वो लंगड़ापन दिखता है, तो पैर में विकार है इस कारण से वह लंगड़ा है। और सूत्र में भी जैसे कि हमने जाना कि विकार, जब किसी के अंगों में विकार होता है तो उन अंगवाचक शब्दों में ही क्या हो जाती है? तृतीय विभक्ति हो जाती है। वाक्य बनाते हैं। मोहन मोहनः लंगड़ा है। लंगड़े के लिए खंजः है अस्ति। अब किससे लंगड़ा है? विकार किस में है? तो पैर में। पैर में विकार होने के कारण पैर, पाद, पैर को संस्कृत में बोलते हैं पाद, और तृतीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो हो जाएगा पादेन। तो मोहनः पादेन खंजः अस्ति। आज हम लोगों ने 3 सूत्रों का अध्ययन किया। तीनों समझ में आ गए होंगे आप सभी को। एक बार पुनः सारे सूत्रों को देख लेते हैं। तृतीय विभक्ति का जो प्रथम सूत्र था, साधक तमम करणम, किसी कार्य को करने में कर्ता जिससे क्रिया को सिद्ध करने में सहायता लेता है, अर्थात किसी कार्य को करने में जिसकी सहायता ली जाती है उस सहायक वस्तु में वहां तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात जो सहायक वस्तु होती है उसमें करण कारक होकर के तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो कलम यहाँ पर सहायक वस्तु है, इसलिए यहाँ पर कलम में तृतीया हुई तो क्या हो गया? कलमेन। अहम कलमेन लिखामी। मैं लिखता हूं अहम लिखामी। कलम से लिखता हूं तो कलम सहायक वस्तु है, कलमेन लिखामी। क्लियर हो गया होगा? दूसरा सूत्र हमारा था सहयुक्ते अप्रधाने। सह साकम सार्धम, तीनों का अर्थ होता है साथ। जब किसी के साथ जाया जाता है अथवा जब किसी के साथ मिलकर कोई कार्य किया जाता है तब उस अप्रधान, जो मुख्य नहीं है, गौड़ है, अप्रधान है, उस अप्रधान व्यक्ति में तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे इसके उदाहरण को हम श्यामा वाला उदाहरण देखते हैं। श्याम मोहन के साथ विद्यालय जाता है, तो श्याम विद्यालय जाता है, किंतु किसके साथ गया? तो मोहन के साथ। यहाँ पर मोहन कौन है? गौड़ है, प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? श्याम प्रधान है, क्योंकि श्याम जाता है, लेकिन जिसके साथ जाता है वह अप्रधान है, इस कारण इस मोहन में क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो श्यामः विद्यालयम गच्छति, श्याम विद्यालय जाता है, तो श्यामः विद्यालयम गच्छति, किंतु किसके साथ गया?
फिर से देख लेते हैं। श्यामः विद्यालयम गच्छति। अब किसके साथ गया? जिसके साथ गया वो क्या है? वो गौड़ है, इसलिए मोहन के साथ गया। तो मोहन में तृतीया लग के मोहनेन, साथ के लिए सह, मोहनेन सह। तो श्यामः विद्यालयम गच्छति मोहनेन सह, अर्थात श्यामः मोहनेन सह विद्यालयम गच्छति। क्लियर है? तीसरा सूत्र भी देख लेते हैं। येनांग विकारः। येन माने जिसके, अंग में विकारः, विकार हो अर्थात कमी हो। जब किसी के अंगों में कोई कमी, विकार दिखाई देता है तब वहां तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मोहन लंगड़ा है, मोहनेन खंजः अस्ति। किससे लंगड़ा है? तो पैर से लंगड़ा है। जो लंगड़ापन है वो उसके पैर में है, विकार जो है वो कहाँ है? उसके पैर में है, इसलिए पैर में तृतीया विभक्ति लगा करके रूप हमारा बन जाता है पादेन। मोहनः पादेन खंजः अस्ति। आशा करती हूँ आप सभी को तीनों सूत्र उदाहरण सहित अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में पुनः मिलेंगे तृतीया विभक्ति के अन्य सूत्रों के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आप सभी समय से कक्षाओं का अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट।